नमस्कार दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की क्लास के अंदर हमने पीएमएमसी एमीटर और पीएमएमसी वोल्ट मीटर को कंप्लीट किया था। देखिए दोस्तों, वैसे तो पीएमएमसी एमीटर और वोल्ट मीटर है वो हमारा लास्ट की क्लास के अंदर कंप्लीट हो गया था, लेकिन इसके अंदर आपसे दो प्रकार से क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। कि एक पूछा जाता है पीएमएमसी के अंदर स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का प्रयोग क्यों किया जाता है, तथा पीएमएमसी है उसकी संवेदनशीलता का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये दो टॉपिक्स आपके लास्ट की क्लास के अंदर बच गए थे। तो पहले हम इन दो टॉपिक्स को कवर करते, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला मापक यंत्र यानी कि ईएमएमसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको पढ़ना है क्या, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस क्या होता है। क्या आपका स्वैम्पिंग प्रतिरोध, स्वैम्पिंग प्रतिरोध यानी कि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता देता हूँ स्वैम्पिंग प्रतिरोध क्या होता है। देखिए, पीएमएमसी के अंदर जब तापमान के मान में परिवर्तन होता है, क्या, पीएमएमसी के अंदर जब तापमान परिवर्तन के कारण जो त्रुटि होती है, जो हानि होती है, उस हानि के मान को कम करने के लिए हम सैंपलिंग प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। तो क्या लिखेंगे अपन, पीएमएमसी में, या पीएमएमसी में तापमान परिवर्तन के कारण, तापमान परिवर्तन के कारण, तापमान परिवर्तन के कारण होने वाली त्रुटि, होने वाली त्रुटि, त्रुटि को इंग्लिश में बोलते हैं एरर, होने वाली जो त्रुटि है, त्रुटि को कम करने के लिए, त्रुटि को कम करने के लिए स्वैम्पिंग प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। याद रह जाएगा, स्वैम्पिंग प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। तो तापमान परिवर्तन के कारण जो त्रुटि उत्पन्न हो रही है, उस त्रुटि को कम करने के लिए हम स्वैम्पिंग प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आपसे आगे पूछ सकता है कि स्वैम्पिंग प्रतिरोध का मान कितना होता है। तो देखिए, स्वैम्पिंग प्रतिरोध का मान, स्वैम्पिंग प्रतिरोध का मान मीटर प्रतिरोध से, मीटर प्रतिरोध से 20 से 30%, क्या 20% से 30% ज्यादा होता है। यानी कि स्वैम्पिंग जो प्रतिरोध है उसका मान मीटर के प्रतिरोध से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और आपसे पूछे कि कितनी वैल्यू ज्यादा होती है, तो उससे 20 से 30% क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। फिर इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन आपका ये बनता है कि स्वैम्पिंग प्रतिरोध को हम पीएमएमसी के साथ कौन से क्रम में संयोजित करते हैं। तो देखिए, स्वैम्पिंग प्रतिरोध को, क्या, स्वैम्पिंग प्रतिरोध को, स्वैम्पिंग प्रतिरोध को पीएमएमसी, पीएमएमसी के श्रेणी क्रम में, क्या, पीएमएमसी के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो जो स्वैम्पिंग प्रतिरोध है उसको पीएमएमसी के कौन से क्रम में संयोजित करते हैं, तो स्वैम्पिंग प्रतिरोध को हम पीएमएमसी के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। तो ये तीन लाइंस है जो आपको इस पीएम स्वैम्पिंग प्रतिरोध के अंदर याद रखनी है कि स्वैम्पिंग प्रतिरोध का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो पीएमएमसी में तापमान परिवर्तन के कारण जो त्रुटि होती है उसको कम करने के लिए हम स्वैम्पिंग प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। स्वैम्पिंग प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो स्वैम्पिंग प्रतिरोध का मान मीटर प्रतिरोध से 20 से 30% ज्यादा होता है। फिर स्वैम्पिंग प्रतिरोध को पीएमएमसी के कौन से क्रम में जोड़ते हैं, तो स्वैम्पिंग प्रतिरोध को पीएमएमसी के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। स्वैम्पिंग प्रतिरोध का निर्माण किस धातु से किया जाएगा, तो स्वैम्पिंग प्रतिरोध का निर्माण हमने जो संट प्रतिरोध का किया था, देखिए संट प्रतिरोध हमने किससे बनाया था, मैग्नीन धातु से। तो ये जो स्वैम्पिंग प्रतिरोध है ये भी कौन सी धातु की बनाई जाती है, मैग्नीन का बनाया जाता है। ये भी लिख लो, स्वैम्पिंग प्रतिरोध, क्या, स्वैम्पिंग प्रतिरोध मैग्नीन धातु का, मैग्नीन
धातु का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस एक छोटा सा टॉपिक था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। दूसरा हमको जो पढ़ना है वो पढ़नी है पीएमएमसी की संवेदनशीलता। क्या पढ़नी है हमको? पीएमएमसी की संवेदनशीलता। पीएमएमसी की संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी। क्या? सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता क्या होती है किसकी? पीएमएमसी की। तो देखिए पीएमएमसी की जो संवेदनशीलता होती है यानी कि सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता। क्या? संवेदनशीलता। तो सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता बराबर होता है 1/1/Fs। 1/Fs यानी कि पूर्ण स्केल विद्युत धारा। क्या होगा? पूर्ण स्केल विद्युत धारा। तो सेंसिटिविटी बराबर क्या होता है? 1 क्या होता है आपका? पूर्ण स्केल विद्युत धारा होता है। क्या होता है? पूर्ण स्केल विद्युत धारा। तो आईएफएस बराबर समझ में आ गया आपका क्या होता है? पूर्ण स्केल विद्युत धारा होती है। अब क्या होगा? जिस मीटर के अंदर आईएफएस का मान ज्यादा होगा, क्या? जिस मीटर के अंदर आईएफएस यानी कि पूर्ण स्केल विद्युत धारा, क्या? पूर्ण स्केल, पूर्ण स्केल विद्युत धारा, पूर्ण स्केल विद्युत धारा का मान क्या होगा? उच्च होगा। क्या होगा? उच्च होगा यानी कि ज्यादा होगा। तो उस मीटर की संवेदनशीलता, उस मीटर की क्या संवेदनशीलता का मान क्या होगा? संवेदनशीलता क्या होगी उसकी? कम होगी। क्या होगी? कम। और जिस मीटर के अंदर क्या होगा? आईएफएस यानी कि पूर्ण स्केल करंट का मान क्या होगा आपका? कम होगा। उस मीटर की संवेदनशीलता, क्या? उस मीटर की संवेदनशीलता क्या होगी आपकी? उच्च होगी। क्या होगी आपकी? उच्च होगी। अब ये पूर्ण स्केल विद्युत धारा क्या होती है कि वह विद्युत धारा जिस पर संकेतक है वो पैमाने पर अंतिम स्थिति तक, पैमाने पर पूर्ण स्थिति पर क्या कर जाए? आपका गति कर जाए, वही क्या कहलाती है? उसकी पूर्ण स्केल विद्युत धारा कहलाती है। तो जिन मापक यंत्रों के अंदर पूर्ण स्केल विद्युत धारा का मान कम होगा, उन मापक यंत्रों की संवेदनशीलता क्या होती है? आपकी ज्यादा होती है। तो आपको ये पीएमएमसी के अंदर दो टॉपिक्स और ध्यान रखने हैं कि पीएमएमसी के अंदर स्वैम्पिंग प्रतिरोध क्या होता है और पीएमएमसी के अंदर जो संवेदनशीलता होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है। अब आपका जो पीएमएमसी मापक यंत्र है वो पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मापक यंत्र पे चलते हैं। तो हमारा अगला मापक यंत्र आता है क्या? ईएमएमसी। देखिए ईएमएमसी वैसे तो जो ईएमएमसी है उसकी संरचना बिल्कुल पीएमएमसी के समान ही होती है। क्या? ईएमएमसी की संरचना वैसे तो पीएमएमसी के समान ही होती है, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा फर्क होता है। तो उसको हम जानते हैं कि ईएमएमसी और पीएमएमसी के अंदर क्या अंतर होता है। तो अगला मापक यंत्र कौन सा होगा आपका? ईएमएमसी। और ईएमएमसी की आप फुल फॉर्म लिखोगे क्या? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट यानी कि वैद्युत चुंबकीय, क्या? वैद्युत चुंबकीय चल कुंडली, चल कुंडली यंत्र। अब आपके ये चीज अंतर आपको समझ में आ गया होगा कि पीएमएमसी और ईएमएमसी के अंदर मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए पीएमएमसी, पीएमएमसी की फुल फॉर्म क्या थी? परमानेंट मैग्नेट यानी कि स्थायी चुंबकता। तो पीएमएमसी के अंदर हमने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए स्थायी चुंबक का उपयोग किया था, लेकिन यहाँ पर स्थायी चुंबक की जगह हमने कौन सी चुंबक लगा दी? वैद्युत चुंबक। क्या लगा दी? वैद्युत चुंबक। तो यदि हम पीएमएमसी के अंदर स्थायी चुंबक के स्थान पर वैद्युत चुंबक का उपयोग करें तो वह क्या कहलाता है? आपका ईएमएमसी कहलाता है। क्या कहलाता है? ईएमएमसी। तो पीएमएमसी के अंदर पहली लाइंस क्या लिखोगे आप? सॉरी, ईएमएमसी के अंदर, तो ईएमएमसी में, या फिर आप लिख सकते हो क्या? पीएमएमसी में
क्या पीएमएमसी में स्थायी चुंबक के स्थान पर, क्या स्थायी चुंबक के स्थान पर, जो स्थायी चुंबक है आपका परमानेंट मैग्नेट है, उसके स्थान पर वैद्युत चुंबक प्रयोग करने पर, वैद्युत चुंबक प्रयोग करने पर क्या बन जाता है, ईएमएमसी बन जाता है। तो कुछ नहीं करना है हमको, जो आपका स्थायी चुंबक था उसको हमको हटा देना है और उस स्थायी चुंबक के स्थान पर हम क्या करेंगे, वैद्युत चुंबक उसके अंदर लगा देंगे। तो जब उसके अंदर हम वैद्युत चुंबक लगा देंगे तो वो जो पीएमएमसी है वो अब क्या बन जाएगा, आपका ईएमएमसी बन जाएगा, यानी कि वैद्युत चुंबक चल कुंडली यंत्र बन जाएगा। तो मुख्य अंतर समझ में आया कि पीएमएमसी और ईएमएमसी के अंदर मुख्य अंतर क्या होता है। फिर आगे याद रखना है कि ये जो ईएमएमसी है ना, क्या ईएमएमसी को हम क्या कहते हैं, ईडीएम, ईडीएम के नाम से भी जानते हैं। ईडीएम की फुल फॉर्म में आपको लिख देता हूं, क्या, इलेक्ट्रो डायनामिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ईएमएमसी को हम ईडीएम भी कह सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वैद्युत गतिकी यंत्र, क्या, वैद्युत गतिकी उपयंत्र। तो इसको हिंदी में अपन क्या कह सकते हैं, तो ईडीएम यानी कि वैद्युत गतिकी उपयंत्र भी कहते हैं, उपयंत्र भी कहते हैं। तो ईएमएमसी का दूसरा नाम क्या हो गया, आपका ईडीएम हो गया, इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट या फिर वैद्युत गतिकी उपयंत्र, ये भी किसी का ही उपनाम है, तो ये भी ईएमएमसी का ही उपनाम है। तो ईएमएमसी में हमने स्थायी चुंबक के स्थान पर किसका प्रयोग किया, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया। ईएमएमसी को हम ईडीएम के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। अब हम क्या करते हैं, ईएमएमसी की एक बार संरचना देख लेते हैं कि ईएमएमसी की संरचना किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वैद्युत चुंबक बनाने के लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, कुंडली का प्रयोग करना पड़ेगा। पीएमएमसी के अंदर हमने केवल कितनी कुंडली होती थी, तो पीएमएमसी के अंदर केवल एक कुंडली थी, और वो कुंडली कौन सी थी, आपकी चल कुंडली थी। कौन सी कुंडली थी, आपकी चल कुंडली। तो पीएमएमसी के अंदर तो केवल एक कुंडली का ही प्रयोग किया था, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या किया, स्थायी चुंबकों से उत्पन्न किया। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए भी हमको कुंडली की आवश्यकता होगी। तो ईएमएमसी के अंदर कितनी कुंडलियां होगी, आपकी दो कुंडलियां होगी। कितनी कुंडलियां होगी, दो, जिसमें एक कुंडली तो स्थिर रहेगी और दूसरी कुंडली क्या होगी, आपकी चल होगी। अब जो स्थिर कुंडली होगी वो हमने क्या लगाया, आपके स्थायी चुंबक के स्थान पर लगाया है। तो स्थिर कुंडली इसके अंदर क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का काम करेगी। तो इसकी अपन संरचना देख लेते हैं, जैसा कि आपको ये चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है। ये क्या है, आपका ईएमएमसी मापक यंत्र है। क्या है ये, ईएमएमसी मापक यंत्र। अब देखिए इसकी संरचना आप देखिए, इसके दोनों तरफ क्या रखा रखी है, इन्होंने लिख रखा है फिक्स्ड कॉइल, जो आपको नीले कलर की दिखाई दे रही है। देखिए ये वाली कॉइल, ये क्या है, आपकी स्थायी कुंडली है। क्या है, आपकी स्थायी कुंडली है। जो हमने क्या किया था, जो आपके स्थायी चुंबक थे उसके स्थान पर हमने जो विद्युत चुंबक लगाया था ना, उस विद्युत चुंबक को बनाने के लिए हमने ये स्थायी चुंबक यानी कि स्थायी कुंडली का उपयोग किया। अब इस स्थायी कुंडली को हमने दो पार्ट्स के अंदर बांट दिया। किसके रूप में बांट दिया, दो पार्ट्स के अंदर बांट दिया। और बीच के इस स्थायी कुंडली के बीच में ये देखिए, ये वाली जो कुंडली लग रही है, ये कौन सी है, आपकी चल कुंडली है। कौन सी है, आपकी चल कुंडली, यानी कि मूविंग कॉइल है। तो ये है आपकी मूविंग कॉइल यानी कि चल कुंडली। और एक कौन सी कुंडली होती है इसके अंदर, स्थायी कुंडली होती है। स्थायी कुंडली को हमने दो भागों में बांटा। एक भाग तो इधर लगा दिया, चल कुंडली के बाईं तरफ लगा दिया, और दूसरे भाग को चल कुंडली के कौन सी तरफ लगा दिया, हमने दाईं तरफ लगा दिया। तो इसके अंदर कितने कुंडलियों का प्रयोग किया जाता है, तो ईएमएमसी के अंदर दो कुंडलियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें एक तो होती है स्थिर कुंडली और दूसरी होती है आपकी चल कुंडली। फिर क्या होता है, जो स्थिर कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब चल कुंडली क्या होती है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है। तो हम क्या चाहेंगे कि इस चल कुंडली के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रहे। तो हमने क्या किया, जो स्थिर कुंडली था उसको दो पार्ट्स के अंदर काटा
और दो पार्ट्स के अंदर काट के एक भाग को तो इसके बाईं तरफ लगा दिया और दूसरे भाग को इसके कौन सी तरफ लगा दिया, हमने दाईं तरफ स्थापित कर दिया। तो जो स्थिर कुंडली है उसको दो भागों में डिवाइड करके चल कुंडली के दोनों तरफ लगा देंगे। अब क्या होगा, इससे चल कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान दोनों तरफ क्या रहेगा, समान रहेगा। अब क्या होगा, इस चल कुंडली के अंदर क्या हो रहा है, ये जो चल कुंडली है इसको ये क्या कर रही है, आपके दोनों स्थायी कुंडलियों के बीच में रखी हुई है और यही क्या करती है, इन दोनों स्थायी कुंडलियों के साथ के बीच में विक्षेपक टॉर्क के कारण क्या करती है, आपकी घूमती है। तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया है, तो इसके साथ हमने देखिए एक लगा दिया स्पेंडल। क्या लगा दिया, स्पेंडल। स्पेंडल के साथ ही हमने क्या जोड़ दिया, ये संकेतक जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, संकेतक। और इस स्पेंडल के ऊपर हमने ये लगा दी स्प्रिंग। क्या लगा दी, स्प्रिंग। तो इस यानी कि आपका जो ईएमएमसी है उसके अंदर हम नियंत्रक टॉर्क किसकी सहायता से पैदा कर रहे हैं, तो ईएमएमसी के अंदर नियंत्रक टॉर्क है वो स्प्रिंग की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप लिखोगे, आप क्या, ईएमएमसी के अंदर क्या लिखोगे आप, संरचना समझ में आ गई आपकी कि ईएमएमसी के अंदर दो कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। कितनी का, दो कुंडलियों का, दो कुंडलियों का उपयोग करते हैं। तो ईएमएमसी के अंदर हम दो कुंडलियों का उपयोग करते हैं जिसमें जिसमें एक जिसमें एक तो क्या होती है आपकी स्थायी कुंडली, जिसमें एक तो होती है आपकी स्थायी कुंडली तथा दूसरी तथा दूसरी दूसरी क्या होती है, आपकी चल कुंडली होती है। तो बताइए चित्र से आपको दोनों कुंडलियां समझ में आ गई कि स्थायी कुंडली तो कहां पर है और चल कुंडली कहां पर है। तो दूसरी कुंडली क्या होती है, आपकी चल कुंडली होती है। चीजें समझ में आई। फिर क्या होती है, ये जो स्थायी कुंडली है क्या है, आपकी स्थायी कुंडली। स्थायी कुंडली मतलब आपकी फिक्स्ड कोयल है। क्या है, आपकी फिक्स्ड कोयल। ये जो स्थायी कुंडली है ये क्या करती है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। क्या पैदा करती है, आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो जो स्थायी कुंडली होती है वो क्या करती है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या करती है, उत्पन्न करती है। क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो आपको याद रह जाएगा कि ईएमएमसी या ईडीएम के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किस वाइंडिंग का या किस कॉइल्स का उपयोग किया जाता है, तो स्थायी कुंडली का उपयोग किया जाता है किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए। फिर क्या होता है, चल कुंडली के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रखने के लिए स्थायी कुंडली को हम क्या करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। तो अगला क्या लिखोगे अपन, चल कुंडली के क्या, चल कुंडली के दोनों तरफ, चल कुंडली के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रखने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान समान रखने के लिए आपकी जो स्थायी कुंडली है, क्या, स्थायी कुंडली को, स्थायी कुंडली को दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में विभाजित करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं। चीजें समझ में आई आपके, तो चीजें समझ में आई कि स्थायी कुंडली को हम दो भागों में क्यों विभाजित कर रहे हैं, दो तरफ दो पार्ट्स के अंदर क्यों बांटा है, ताकि चल कुंडली के दोनों तरफ चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या रहे, आपका समान रहे। इतनी चीजें क्लियर आपकी। फिर आगे बात करते हैं अपन क्या, कि जो ईएमएमसी है उसके अंदर जो चल कुंडली है उसके अंदर क्या होता है, विक्षेपक टॉर्क के कारण क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। क्या, चल कुंडली में, किसके अंदर, चल कुंडली में विक्षेपक टॉर्क के कारण, विक्षेपक टॉर्क यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, विक्षेपक टॉर्क के कारण विक्षेपक बल उत्पन्न होता है। विक्षेपक बल का मतलब ये कुंडली क्या करती है, आपकी घूमती है। विक्षेपक बल क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है, यानी कि इसके अंदर एक घूर्णनशील बल इसके ऊपर लगता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कुंडली घूम रही है, तो जो बीच वाली कुंडली है वो क्या होती है, इसके अंदर घूमती है। अब इस कुंडली के साथ हमने क्या लगा दिया, धुरा लगा दिया। जब ये कुंडली घूमेगी तो बताइए कौन घूमेगा,
तो इस कुंडली के साथ साथ ये धुरा भी घूमेगा, और जब धुरा घूमेगा तो इस धुरे के साथ हमने क्या जोड़ दिया, संकेतक जोड़ दिया। तो धुरा घूमेगा तो ये संकेतक है, इस पैमाने पर गति करके हमको उस वैद्युतिक राशि का क्या करेगा, मान प्रदर्शित करेगा। इस धुरे के ऊपरी सिरे पर देखिए हमने क्या लगा रखी है, बाल कमानी यानी कि स्प्रिंग का उपयोग किया है। तो पीएमएमसी के अंदर क्या करते हैं अपन, क्या पीएमएमसी में, सॉरी पीएमएमसी नहीं पढ़ रहे हम, क्या पढ़ रहे हैं, ईएमएमसी। तो ईएमएमसी या ईडीएम, ईडीएम में नियंत्रक टॉर्क के लिए, किसके लिए, नियंत्रक टॉर्क, नियंत्रक टॉर्क के लिए स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। किसका, स्प्रिंग यानी कि बाल कमानी, बाल कमानी का उपयोग करते हैं। बाल कमानी का क्या करते हैं अपन, उपयोग करते हैं, यानी कि इसके अंदर हम स्प्रिंग नियंत्रण विधि का क्या करते हैं, अपन उपयोग करते हैं। किसके अंदर, ईएमएमसी के अंदर। फिर हमने पढ़ा था कि जो आपका पीएमएमसी है वो केवल डीसी विद्युत धारा और डीसी वोल्टेज का ही क्या कर सकता है, मापन कर सकता है। उसकी सहायता से हम एसी वैद्युतिक राशियों का मापन नहीं कर सकते थे। लेकिन आपका ये जो ईएमएमसी है वो एसी और डीसी दोनों प्रकार की वैद्युतिक राशियों का मापन कर सकते हैं। तो क्या ईएमएमसी की सहायता से, क्या ईएमएमसी की सहायता से, ईएमएमसी की सहायता से एसी व डीसी, एसी व डीसी दोनों वैद्युतिक राशियों का, दोनों वैद्युतिक राशियों का, दोनों वैद्युतिक राशियों का मापन कर सकते हैं। बताइए, याद हो जाएगा आपका। तो ईएमएमसी की सहायता से एसी और डीसी दोनों सप्लाई का क्या कर सकते हैं, अपन मापन कर सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, जब हम डीसी, डीसी के अंदर क्या होता है आपका, डीसी के अंदर जो भंवर धारा हानि होती है उसका मान क्या होता है आपका, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। क्यों, डीसी की आवृत्ति का मान क्या होता है, जीरो। और डीसी की जब आवृत्ति का मान जीरो होगा तो डीसी के अंदर भंवर धारा हानि का मान क्या होगा, जीरो। तो वहां पर तो हमने क्या किया, डीसी के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको एक समान, एक समरूप बनाने के लिए हमने क्या किया था, लोहे की कोर का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था, लोहे की कोर का। लेकिन हमने यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र को एक समान बनाने के लिए हमने क्या किया, जो आपकी स्थिर कुंडली था उसको दो भागों में बांटकर दोनों तरफ लगा दिया। तो उससे ही क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र आपका एक समरूप यानी कि समान बन गया। तो अब हमको यहाँ पर लोहे की कोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस कारण जो आपका ईएमएमसी है उसके अंदर लोहे की कोर का उपयोग नहीं किया जाता। तो ईएमएमसी के अंदर हम लोहे की कोर का उपयोग नहीं करते हैं। नीचे वाली चीजें मिटा दूं मैं। देखिए ये चीजें आपको साथ के साथ इन चीजों को क्लियर करना है, क्योंकि ये चीजें मैं आपको साथ के साथ मिटा रहा हूं, तो साथ के साथ आपको नोट भी करना है। तो क्या करेंगे अपन, ईएमएमसी के अंदर, क्या ईएमएमसी में, ईएमएमसी के अंदर लोहे की कोर का, क्या लोहे की कोर का उपयोग, लोहे की कोर का उपयोग नहीं करते हैं। अब लोहे की कोर का उपयोग नहीं करने से हमको दो फायदा भी हुआ तो नुकसान भी हुआ। क्या, लोहे की कोर का उपयोग करने से हमको फायदा भी हो रहा था तो नुकसान हो रहा था। फायदा तो क्या हो रहा था कि लोहे की कोर है वो चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में जो रिलेक्टेंस हो रहा था उस रिलेक्टेंस को क्या कर रही थी, कम कर रही थी, जिससे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या था, ज्यादा था। तो पीएमएमसी के अंदर लोहे की कोर प्रयोग करने से चुंबकीय फ्लक्स के मान में, जो चुंबकीय फ्लक्स है उसके मार्ग में रिलेक्टेंस का मान कम था, और रिलेक्टेंस का मान कम होने से उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या होता है, ज्यादा। जबकि क्या हुआ, हमने ईएमएमसी के अंदर लोहे की कोर को क्या कर दिया, हटा दिया। अब लोहे की कोर हटाने से क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में रिलेक्टेंस का मान क्या हो गया, बढ़ गया। और रिलेक्टेंस क्या करता है, फ्लक्स के प्रवाह का क्या करता है, विरोध। जब रिलेक्टेंस का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का मान घटेगा और चुंबकीय फ्लक्स का मान घटने से चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस कारण ईएमएमसी के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मान होता है
वो पीएमएमसी की तुलना में क्या होता है आपका, कम होता है। क्या होता है, कम, क्योंकि ईएमएमसी के अंदर कोई लोहे की कोर का उपयोग नहीं किया जाता। तो एक तो हमको ये नुकसान होगा कि ईएमएमसी के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या हो गया, कम हो गया। किसकी वजह से, लोहे की कोर का उपयोग नहीं करने की वजह से। दूसरा हमको एक फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ कि ईएमएमसी का उपयोग हम एसी विद्युत धारा और डीसी दोनों वैद्युतिक राशियों के मापन में करते हैं। तो जब हम ईएमएमसी की सहायता से एसी विद्युत धारा का मापन करेंगे, तो एसी विद्युत धारा जब इसके अंदर प्रवाहित करेंगे तो इस लोहे की कोर के अंदर क्या उत्पन्न होगी, भंवर धारा। क्या उत्पन्न होगी, भंवर धारा। क्योंकि एसी क्या है आपका, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है एसी के अंदर। जब ये परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र इस लोहे की कोर के अंदर से गुजरेगा तो लोहे की कोर में गुजरने वाले फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। तो इस लोहे की कोर के अंदर एक विद्युत वाहक बल आएगा। उस विद्युत वाहक बल के कारण इस लोहे की कोर के अंदर एक धारा प्रवाहित होगी। उस धारा को हम कहेंगे भंवर धारा। अब इस भंवर धारा के कारण क्या होगा, इस ईएमएमसी के अंदर भंवर धारा हानि होगी। तो इस भंवर धारा हानि के मान को कम करने के लिए हमने क्या किया, ईएमएमसी के अंदर से इस लोहे की कोर को क्या कर दिया, हटा दिया। क्योंकि ईएमएमसी की सहायता से अपन एसी विद्युत राशियों का मान ज्ञात करते हैं। तो जब एसी के अंदर है वो भंवर धारा हानि का मान कम करने के लिए हमने लोहे की कोर को क्या किया, हटाया। तो हमको एक फायदा तो क्या हुआ कि इससे ईएमएमसी के अंदर भंवर धारा हानि का मान क्या हो गया, कम। लेकिन नुकसान क्या हुआ, इससे नुकसान ये हुआ कि ईएमएमसी के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी क्या हो गया आपका, कम हो गया। क्या हो गया, कम। तो बताइए दोनों चीजें क्लियर हुई कि लोहे की कोर को हमने जब इसकी चल कुंडली थी, उस चल कुंडली को अंदर हमने तो क्या किया था, पीएमएमसी के अंदर तो लोहे की कोर लगाई थी, लेकिन ईएमएमसी के अंदर से इस लोहे की कोर को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। यानी कि ये जो चल कुंडली है इसके अंदर कोई लोहे की कोर का उपयोग नहीं करते। तो इससे अपन को क्या फायदा हुआ, तो फायदा तो ये हुआ कि इससे क्या, लोहे की कोर के कारण क्या, ईएमएमसी की सहायता से, ईएमएमसी की सहायता से एसी विद्युत राशि का, एसी वैद्युत राशि का मापन करने पर, मापन करने पर भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि का मान, भंवर धारा हानि का मान लोहे की कोर के कारण, लोहे की कोर के कारण समाप्त हो जाता है। या लोहे की कोर को, लोहे की कोर को हटाने से, लोहे की कोर को हटाने से क्या हो जाता है आपका, समाप्त हो जाता है। ऐसे लिख लो, क्योंकि लोहे की कोर को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर उपयोग नहीं कर रहे हैं, लोहे की कोर को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर से हटा दिया। तो लोहे की कोर को हटाने से भंवर धारा हानि का मान क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या होगा, ईएमएमसी के अंदर, ईएमएमसी में लोहे की कोर का, लोहे की कोर का उपयोग नहीं करने के कारण, उपयोग नहीं करने के कारण, नहीं करने के कारण, नहीं करने के कारण चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को अपन बी से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको याद रखना है बी किसके अंदर, पीएमएमसी। तो पीएमएमसी के अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है उसका मान क्या होता है आपका, जो ईएमएमसी है उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अब ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि पीएमएमसी के अंदर हम लोहे की कोर का उपयोग कर रहे हैं, जिससे फ्लक्स के मार्ग में रिलेक्टेंस का मान कम हुआ। रिलेक्टेंस का मान कम होने से फ्लक्स का मान बढ़ेगा, और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फाई बराबर क्या हो, बी बराबर क्या होता है, फाई अपॉन ए होता है।
तो जब फाई यानी कि चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो पीएमएमसी के अंदर तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान ज्यादा होता है और ईएमएमसी के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या होता है, आपका कम होता है। तो ईएमएमसी के अंदर ये लोहे की कोर को हटाने से हमको एक तो फायदा हो रहा है, फायदा तो क्या हुआ, भंवर धारा हानि का मान क्या हो गया, समाप्त। एक नुकसान हुआ कि इससे इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या हो गया, आपका कम हो गया। अब हमसे ये भी पूछ सकता है कि जो ईएमएमसी है उसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कितना होता है। देखिए आपको प्रत्येक लाइंस को आपको याद रखना है, प्रत्येक लाइन से आपकी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं वैसे आपको याद रखना है। क्या ईएमएमसी में, ईएमएमसी में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान 0.001 वेबर पर मीटर स्क्वायर से, वेबर पर मीटर स्क्वायर से 0.004 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। याद हो जाएगा कि चुंबकीय के फ्लक्स घनत्व की यदि आपसे मान पूछे भाई कितना होता है तो आप बता देना कितना होता है, 0.001 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 0.004 वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। जबकि पीएमएमसी के अंदर कितना था, 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर से 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर था। तो पीएमएमसी के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान ज्यादा और ईएमएमसी के अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान क्या होता है, कम। अब यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कम है, तो यहाँ पर अवमंदक बल की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, तो जिन मापक यंत्रों के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होता है उन मापक यंत्रों के अंदर हम वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो ईएमएमसी के अंदर क्या, ईएमएमसी के अंदर, ईएमएमसी में वायु घर्षण क्या, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली का उपयोग करते हैं, प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब क्यों उपयोग करते हैं, तो ये कारण आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कम है। और जब हमने अवमंदक प्रणाली जब पढ़ी थी तो जिन मापक यंत्रों के अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान कम होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मान कम होता है, उन मापक यंत्रों के अंदर हम वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली या फिर द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली का उपयोग करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली का उपयोग केवल उन्हीं मापक यंत्रों के अंदर किया जाता है जिनको केवल एक स्थान पर स्थिर रख सकते हो और जिनको केवल ऊर्ध्वाधर स्थिति के अंदर ही रखा जाता हो। तो आपको याद रखना है कि ईएमएमसी के अंदर अवमंदक प्रणाली की कौन सी विधि का उपयोग, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली। और नियंत्रक टॉर्क नियंत्रण प्रणाली कौन सी, तो स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली, क्योंकि यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया है, स्प्रिंग का प्रयोग किया गया है। तो इसके अंदर हम स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। चीजें क्लियर हुई। तो ईएमएमसी के अंदर आपको जो बेसिक्स चीजें आपको जो याद रखनी है, तो जितने भी लाइंस मैंने लिखवाई है प्रत्येक लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक लाइन से आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। फिर हमने पढ़ा कि जो ईएमएमसी है वो एसी और डीसी दोनों प्रकार की वैद्युत राशियों का मापन कर सकता है। तो जो ईएमएमसी है, क्या ईएमएमसी है वो एसी का तो आरएमएस मान मापता है। क्या ईएमएमसी, ईएमएमसी एसी सप्लाई या एसी का, एसी वैद्युत राशि का, एसी वैद्युत राशि का आरएमएस मान यानी कि वर्ग माध्य मूल मान तथा तथा डीसी वैद्युत राशि, डीसी वैद्युत राशि का, डीसी वैद्युत राशि का औसत मान। क्या डीसी वैद्युत राशि का कौन सा मान मापता है, तो औसत मान यानी कि एवरेज वैल्यू, औसत मान यानी कि एवरेज मान मापता है। याद रह जाएगा। तो ये क्या करता है आपका, डीसी का तो आरएमएस मान मापता है और डीसी का कौन सा मान मापता है, आपका औसत मान। कौन, आपका ईएमएमसी, क्योंकि ईएमएमसी का उपयोग हम एसी और डीसी दोनों प्रकार की वैद्युत राशियों को मापने के लिए कर रहा है। तो ये एसी का तो आरएमएस मान मापेगा और डीसी का कौन सा मान मापेगा, औसत मान।
तो बताइए ईएमएमसी की जो बेसिक संरचना से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे क्वेश्चंस को मैंने सिंगल लाइंस के अंदर आपके सामने लिखा दिया है। तो प्रत्येक लाइंस को आपको बिल्कुल अच्छे से समझकर उस लाइंस को क्या रखना है, याद रखना है। चीजें क्लियर हुई। अब इसके बाद में आता है कि जो ईएमएमसी है उसका हम प्रयोग किस किस के रूप में कर सकते हैं। तो देखिए ईएमएमसी है जिसे हमने देखिए पीएमएमसी पढ़ा था, तुलना करते हुए पढ़ेंगे तो हमारा जो पीछे वाला टॉपिक्स है उसका भी हमसे क्या होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। तो देखिए पीएमएमसी का हमने उपयोग किया था किस किस के रूप में, तो पीएमएमसी का हमने उपयोग किया था केवल वोल्ट मीटर और एमीटर के रूप में। किसके रूप में, वोल्ट मीटर और एमीटर के रूप में पीएमएमसी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पीएमएमसी का उपयोग किसी भी मापक यंत्र के रूप में नहीं किया जाता। लेकिन ये जो ईएमएमसी है इस ईएमएमसी का उपयोग क्या, ईएमएमसी, तो ईएमएमसी का उपयोग, ईएमएमसी का उपयोग एमीटर, किसके रूप में, एमीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, क्या, वाट मीटर तथा वाट मीटर तथा पावर फैक्टर मीटर, क्या, पावर फैक्टर मीटर। पावर फैक्टर मीटर को हम बोल सकते हैं क्या, शक्ति गुणांक मीटर, शक्ति गुणांक मीटर के रूप में करते हैं। चीजें समझ में आई आपके। तो जो ईएमएमसी है उसको अपन कितने मीटर के रूप में काम ले सकते हैं, तो ईएमएमसी को हम 4 प्रकार से काम में ले सकते हैं। किस प्रकार से, ईएमएमसी को हम एमीटर के रूप में बना सकते हैं, ईएमएमसी को हम वोल्ट मीटर के रूप में भी काम में ले सकते हैं, ईएमएमसी को हम वाट मीटर के रूप में काम में ले सकते हैं, तो ईएमएमसी को हम पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक मीटर के रूप में भी इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि ईएमएमसी का उपयोग हम कौन कौन से मापक यंत्रों के अंदर कर सकते हैं, तो ईएमएमसी का उपयोग एमीटर, वोल्टमीटर, वाट मीटर और पावर फैक्टर मीटर यानी कि शक्ति गुणांक मीटर के रूप में करते हैं। ईएमएमसी का आपको दूसरा नाम जरूर याद रखना है, ईएमएमसी को ही हम ईडीएम कहते हैं। क्या कहते हैं, ईडीएम। अब देखिए इनका मैं फुल फॉर्म बार बार की मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको याद रखना है ईएमएमसी मतलब क्या होता है, वैद्युत चुंबक चल कुंडली यंत्र। और ये क्या होता है, ईडीएम क्या होता है, वैद्युतिक गतिकी यंत्र। वैद्युत गतिकी उपयंत्र बोल सकते हो या यंत्र बोल सकते हो। तो वैद्युतिक गतिकी या इलेक्ट्रोडायनामिक इंस्ट्रूमेंट या फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट है उसका उपयोग एमीटर, वोल्टमीटर, वाटमीटर तथा पावर फैक्टर मीटर के रूप में हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। चीजें क्लियर हुई आपका। अब हम क्या करेंगे, एक एक मीटर के रूप में हम ईएमएमसी का क्या करेंगे, उपयोग देखेंगे कि ईएमएमसी को हम जब मीटर के रूप में उपयोग करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ईएमएमसी को जब हम वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग करेंगे तो किस प्रकार से, वाट मीटर और पावर फैक्टर मीटर के रूप में इसका उपयोग किस किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे ईएमएमसी का एमीटर के रूप में उपयोग, क्या, ईएमएमसी एमीटर। किसके बारे में देखेंगे सबसे पहले हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे ईएमएमसी एमीटर के बारे में कि आपका जो ईएमएमसी एमीटर होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है तथा इसकी सहायता से किस प्रकार से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। याद रहेगा। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, ईएमएमसी एमीटर। तो देखिए ईएमएमसी एमीटर की जो संरचना होती है, वैसे तो ये जो संरचना आपके समान दिखाई दे रही है, सामने दिखाई दे रही है, वैसे की वैसे होती है। यानी कि ईएमएमसी एमीटर के अंदर कितने कॉइल्स का उपयोग करते हैं, तो ईएमएमसी एमीटर के अंदर भी हम 2 कुंडली का उपयोग करेंगे, जिसमें एक तो होगी आपकी स्थिर कुंडली और दूसरी होगी आपकी कौन सी, चल कुंडली। तो क्या, ईएमएमसी एमीटर के अंदर जो स्थिर कुंडली होती है, एक तो क्या होती है आपकी स्थिर कुंडली होती है, एक तो क्या होती है आपकी स्थिर कुंडली और दूसरी क्या होती है आपकी चल कुंडली होती है। तो ईएमएमसी एमीटर के अंदर कितनी कुंडली होगी आपकी, 2। तो स्थिर कुंडली को तो मैं बोलूंगा क्या, आपका फिक्स्ड कॉइल और चल कुंडली को मैं बोलूंगा क्या, आपका मूविंग कॉइल। मूविंग कॉइल को शॉर्ट में लिखेंगे अपन एमसी से और फिक्स्ड कॉइल को शॉर्ट में लिखेंगे अपन एफसी यानी कि फिक्स्ड कॉइल। चीजें समझ में आई। अब ये जो आपका ईएमएमसी एमीटर है इसकी जो स्थिर कुंडली होती है
इस स्थिर कुंडली को हम बनाते हैं मोटे तार से। किससे बनाते हैं? मोटे तार व कम फेरों वाली। मोटे तार व क्या बनाई जाती है? कम फेरों वाली बनाते हैं। मोटे तार और कम फेरों वाली, बताइए कौन सी वाइंडिंग को बनाएंगे? तो मोटे तार और कम फेरों वाली बनाई जाती है फिक्स्ड कॉइल यानी कि स्थिर कुंडली को। जबकि क्या होता है, जो चल कुंडली है उसको अपन बनाते हैं पतले तार। किससे? पतले तार व ज्यादा फेरों वाली। चल कुंडली को अपन क्या बनाते हैं? पतले तार और ज्यादा फेरों वाली बनाते हैं। तो चल कुंडली को हम बनाते हैं पतले तार से और ज्यादा फेरों वाली, और स्थिर कुंडली को हम बनाते हैं मोटे तार और कम फेरों वाली। बताइए ये चीजें क्लियर हुई आपकी कि कौन सी कुंडली को किस प्रकार के वायर की सहायता से बनाएंगे। अब देखिए क्या होगा, हम जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? रो इंटू क्या होता है? L अपॉन क्या होता है? A। तो जिसके अंदर A यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान जिसके अंदर ज्यादा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। तो बताइए इसको मैंने मोटे तार से बनाया। मोटे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो आपकी जो स्थिर कुंडली है उसका प्रतिरोध क्या होगा? आपका कम होगा। दूसरा, इस कुंडली का जो इंडक्टेंस होता है L, वो कुंडली के फेरों के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती होता है। कुंडली का इंडक्टेंस कुंडली के अंदर जो फेरे होते हैं उसके वर्ग के क्या होता है? आपका समानुपाती। जब इसके अंदर कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कम होगी तो बताइए इंडक्टेंस का मान भी क्या होगा? आपका कम होगा। तो आपसे पूछा जाए कि जो स्थिर कुंडली होता है उसके अंदर प्रतिरोध और इंडक्टेंस का मान कम क्या होता है, तो स्थिर कुंडली का प्रतिरोध भी कम होता है और इंडक्टेंस का मान भी क्या होता है? कम। क्योंकि इसको अपन मोटे तार से बनाए, मोटे तार से बनाने के कारण इसका प्रतिरोध क्या हो गया? कम। इसके अंदर फेरों की संख्या कम है, फेरों की संख्या कम होने से इसका इंडक्टेंस भी क्या हो गया? आपका कम हो गया। तो स्थिर कुंडली का, किसका? स्थिर कुंडली का क्या होता है? तो मैं लिख देता हूं यहां पर आपको, स्थिर कुंडली का, स्थिर कुंडली में प्रतिरोध क्या? प्रतिरोध तथा, प्रतिरोध तथा इंडक्टेंस, प्रतिरोध तथा इंडक्टेंस का मान, इंडक्टेंस का मान क्या होता है? आपका कम होता है। अब देखिए इंडक्टेंस क्यों हम पढ़ रहे हैं? इंडक्टेंस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस ईएमएमसी की सहायता से हम किसका मापन कर रहे हैं? एसी का। और एसी के अंदर इंडक्टेंस का गुण होता है। अगर इस ईएमएमसी की सहायता से यदि मैं डीसी का मापन करता तो डीसी के अंदर इंडक्टेंस का उपयोग नहीं करते हैं। डीसी के अंदर इंडक्टेंस का मान क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो इंडक्टेंस और जो कैपेसिटर होता है, इंडक्टर और जो कैपेसिटर होता है वो केवल एसी पर काम करता है। तो जब हम ईएमएमसी को एसी के रूप में काम में लेंगे तो इंडक्टेंस काम में आएगा, अन्यथा डीसी के अंदर इंडक्टेंस का कोई उपयोग नहीं होता। दूसरा क्या होगा, अब चल कुंडली के अंदर कौन सा तार है? पतला तार है। अब जब तार की मोटाई क्या हो जाएगी? आपकी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। तो तार की मोटाई कम होगी तो बताइए प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो आपकी जो चल कुंडली है, कौन सी है? चल कुंडली। तो चल कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा? तो चल कुंडली का, चल कुंडली का प्रतिरोध, चल कुंडली का प्रतिरोध क्या होता है? आपका ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। तथा इंडक्टेंस का मान, अब देखिए फेरों की संख्या क्या है? ज्यादा है। जब फेरों की संख्या ज्यादा होगी यानी कि एन का मान ज्यादा होगा तो इंडक्टेंस का मान भी क्या होगा? ज्यादा। तो चंड कुंडली का प्रतिरोध तथा इंडक्टेंस एक साथ लिख देता हूं, प्रतिरोध तथा इंडक्टेंस का मान, प्रतिरोध तथा इंडक्टेंस का जो मान होता है वो क्या होता है? आपका उच्च होता है। क्या होता है? उच्च होता है। चीजें समझ में आई आपके? चल कुंडली और जो आपकी स्थिर कुंडली है उसकी संरचना आपके समझ में आई क्या? इसी संरचना को मैं आपको एक नेक्स्ट डायग्राम की सहायता से बताता हूँ। ये वाला डायग्राम देखिए। इस वाले डायग्राम के अंदर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस वाले डायग्राम के अंदर ये वाली जो कुंडली है ये तो कौन सी है? आपकी फिक्स्ड कोयल है। कौन सी कोयल है? आपकी फिक्स्ड कोयल है। तो स्थिर कुंडली को हमने क्या किया? दो भागों में बांटा और दो भागों में बांटकर एक भाग को तो चल कुंडली के बाईं तरफ लगा दिया और दूसरी भाग को चल कुंडली के कौन सी तरफ लगा दिया? दाईं तरफ। अब बीच में ये जो कॉइल लगी हुई है ये क्या है? आपकी मूविंग कॉइल है, अर्थात कौन सी कुंडली है? चल कुंडली है। तो देखिए स्थिर कुंडली के अंदर फेरों की संख्या क्या है? कम है। केवल कितने टर्न्स लग रहे हैं? यहाँ पर 2 टर्न्स लग रहे हैं। और इसको कौन से तार से बनाया? हमने मोटे तार से बनाया।
लेकिन आपकी जो मूविंग कॉइल है उसके अंदर फेरो की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, और इसको अपन कौन से तार से बनाते हैं, पतले तार से। अब मूविंग कॉइल क्या करती है, इस स्थिर कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर क्या करती है, घूमती है। और जब मूविंग कॉइल स्थिर कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर घूमेगी तो इसके अंदर विक्षेपक टॉर्क यानी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होगा, और उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये जो संकेतक है वो इस पैमाने पर क्या करेगा, गति करेगा, और गति करके हमको विद्युत धारा का मान क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है, आपका ईएमएमसी एमीटर का डायग्राम है, कि ईएमएमसी एमीटर की सहायता से हम किसी भी वैद्युतिक राशि की विद्युत धारा का मापन कैसे कर सकते हैं। तो दो कुंडली होती है, एक स्थिर कुंडली, एक चल कुंडली। स्थिर कुंडली को हम मोटे तार और कम फेरों से बनाते हैं, चल कुंडली को पतले तार ज्यादा फेरों से बनाते हैं। अब स्थिर कुंडली को हमने मोटे तार कम फेरों से बनाया, इस कारण इसका प्रतिरोध और इंडक्टेंस का मान कम होता है। चल कुंडली को हमने पतले तार और ज्यादा फेरों वाली बनाया, इसके कारण इसके प्रतिरोध और इंडक्टेंस का मान क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। चीजें क्लियर हुई। अब क्या होता है, ईएमएमसी जो एमीटर है, इस एमीटर के अंदर जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, इसके अंदर जो क्या हो रहा है, विद्युत धारा, तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होगी वो इसके अंदर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पैदा होता है ना, उस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के साथ क्या संबंध रखती है, तो उसके अंदर हम देख लेते हैं। क्योंकि जैसा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा वैसे ही क्या होगा, आपका कोणीय विक्षेप होगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन होगा, और जिसे ही एंगुलर डिफ्लेक्शन विद्युत धारा के किस प्रकार से डिपेंड करेगा, उसके अनुसार इसके पैमाने को हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखिए क्या होता है कि ईएमएमसी के अंदर क्या, ईएमएमसी एमीटर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ईएमएमसी एमीटर में विक्षेपक टॉर्क, क्या, विक्षेपक टॉर्क का मान, विक्षेपक टॉर्क का जो मान है वो प्रवाहित विद्युत धारा, प्रवाहित प्रवाहित विद्युत धारा प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के, विद्युत धारा के वर्ग, वर्ग का मतलब आई स्क्वायर के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। अगर आपको पीएमएमसी का याद हो तो पीएमएमसी के अंदर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका मान विद्युत धारा के डायरेक्ट समानुपाती था, लेकिन यहाँ पर विद्युत धारा के ही समानुपाती नहीं है, यहाँ पर तो ये विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है। अर्थात मैं यहाँ पर लिख देता हूं कि टी डी समानुपाती होगा आई स्क्वायर के। टी डी किसके समानुपाती होगा, आपके आई स्क्वायर के। तो आपको पता है कि टी डी बराबर क्या होता है, बी आई एन ए होता है। तो आई की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, क्या स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर। इसके साथ ही आपको याद रखना है क्या, ईएमएमसी, ईएमएमसी एमीटर में, ईएमएमसी एमीटर में कोणीय विक्षेप का मान, किसका मान, कोणीय विक्षेप, कोणीय विक्षेप का जो मान है वो विद्युत धारा के वर्ग, क्या, विद्युत धारा के वर्ग, विद्युत धारा के वर्ग मतलब वही आई स्क्वायर, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। बताइए, याद रह जाएगा कि जो ईएमएमसी एमीटर है उसके अंदर कोणीय विक्षेप का मान भी विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि क्या होता है, थीटा समानुपाती होता है आई स्क्वायर। और जब कोणीय विक्षेप का मान विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, इस कारण क्या, इस कारण ईएमएमसी, ईएमएमसी की जो स्केल होती है, क्या होती है, स्केल यानी कि पैमाना। ईएमएमसी का जो पैमाना होता है वो क्या होता है, आपका अरैखिक होता है। क्या होता है, अरैखिक, अरैखिक, या फिर इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, असमरूप। क्या लिख सकते हैं इसी को, असमरूप। तो अरैखिक को इंग्लिश में हम लिखते हैं क्या, नॉन लीनियर। क्या लिखते हैं, नॉन लीनियर। या फिर असमरूप को लिख देंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म। क्या लिख देंगे, नॉन यूनिफॉर्म। तो या तो इसका पैमाना नॉन लीनियर होता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म होता है। किसका, ईएमएमसी एमीटर। इंपोर्टेंट है, याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं कि कौन से मीटर का पैमाना समरूप होता है, कौन से मीटर का पैमाना असमरूप होता है, कौन से मीटर की सहायता से एसी विद्युत धारा का मापन करते हैं,
कौन सी मीटर की सहायता से डीसी विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो देखिए पीएमएमसी का जो पैमाना था वो तो क्या था, समरूप था, क्योंकि पीएमएमसी के अंदर कोणीय विक्षेप का मान डायरेक्ट विद्युत धारा के समानुपाती था। लेकिन ईएमएमसी का जो पैमाना होता है वो अरैखिक या असमरूप होता है, क्योंकि इसके अंदर कोणीय विक्षेप का मान विद्युत धारा के वर्ग के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। बताइए चीजें क्लियर हुई आपके? तो ईएमएमसी के अंदर कोणीय विक्षेप और जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसका मान किस किस प्रकार से धारा पर निर्भर करता है वो आपको मैंने बताया। इसके बाद में अब देखिए ईएमएमसी की सहायता से हम विद्युत धारा का क्या करेंगे, मापन करेंगे। क्या करेंगे, मापन। यदि हम ईएमएमसी का उपयोग डीसी विद्युत धारा के मापन में कर रहे हैं, किसके रूप में कर रहे हैं, डीसी विद्युत धारा के मापन में कर रहे हैं, तो मैंने बताया था डीसी विद्युत धारा में क्या, डीसी डीसी विद्युत धारा के समय क्या होगा, तो डीसी विद्युत धारा के समय तो क्या होगा, डीसी विद्युत धारा के समय या डीसी विद्युत धारा मापन के समय, या लिख सकते हैं डीसी विद्युत धारा मापन के समय, मापन के समय इंडक्टेंस का मान, क्या, इंडक्टेंस का मान, इंडक्टेंस का मान क्या होता है आपका, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। जिससे क्या होता है, जिससे जिससे विद्युत धारा मापन में, विद्युत धारा विद्युत धारा मापन में कोई त्रुटि नहीं होती है, विद्युत धारा मापन में कोई त्रुटि नहीं होती है। तो जब हम ईएमएमसी को हम डीसी विद्युत धारा मापन में काम लेंगे तब तो इसके अंदर कोई त्रुटि उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन यदि हम ईएमएमसी से एसी विद्युत धारा मापन करेंगे, कौन सी, एसी, तो जब डीसी विद्युत धारा का मापन कर रहे हैं तब तो इंडक्टेंस का मान क्या है, शून्य, क्योंकि हम जानते हैं एक्सएल बराबर क्या होता है आपका 2 पाई एफ इंटू क्या होता है एल। जब एफ का मान 0 होगा तो इसके अंदर जो प्रतिरोध है, इंडक्टेंस का जो प्रतिरोध है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इंडक्टेंस के प्रतिरोध का मान 0 होने से ये जो आपकी कौन सी कॉइल थी, मूविंग कॉइल, मूविंग कॉइल का इंडक्टेंस क्या होता है, ज्यादा, तो उसी का इंडक्टेंस ज्यादा प्रभावित करेगा। तो मूविंग कॉइल के अंदर प्रतिरोध, इंडक्टेंस के कारण जो प्रतिरोध है उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिससे विद्युत धारा मापन में कोई त्रुटि उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, आगे इसको मिटा दूं मैं आपका, लेकिन जब हम ईएमएमसी की सहायता से एसी विद्युत धारा का मापन करते हैं, क्या, एसी विद्युत धारा का मापन करते हैं, तो उसकी आवृत्ति के कारण, किसके कारण, फ्रीक्वेंसी, भाई एफ के कारण ही तो मान चेंज हो रहा है। तो ईएमएमसी की सहायता से क्या, ईएमएमसी ईएमएमसी की सहायता से, ईएमएमसी की सहायता से एसी विद्युत धारा का, एसी विद्युत धारा का मापन करने पर, एसी विद्युत धारा का मापन करने पर उसकी आवृत्ति के कारण, उसकी आवृत्ति के कारण, उसकी आवृत्ति के कारण विद्युत धारा मापन में, विद्युत धारा मापन में त्रुटि उत्पन्न हो जाती, त्रुटि उत्पन्न हो जाती। तो आवर्ती के कारण क्या होता है, विद्युत धारा के मापन में क्या हो जाती है, त्रुटि। यदि हम क्या करें, समान मान की धारा, समान मान की धारा ली कि मैंने एक विद्युत धारा है, उसका धारा का मान कितना है, 5 एम्पियर है, तो इसका मान क्या है, समान। इस विद्युत धारा का मान क्या है आपका, समान रखते हैं, विद्युत धारा का मान क्या रखते हैं, समान। लेकिन इसकी आवर्ती का मान हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एक आवर्ती ले लेता हूं मैं 50 हर्ट्ज, एक आवर्ती ले लेता हूं मैं 100 हर्ट्ज, एक आवर्ती ले लेता हूं मैं 200 हर्ट्ज, कितने मान लेते हैं, या 150 मान लेते हैं, कितनी मान लेता हूं मैं, 150 हर्ट्ज। अब विद्युत धारा का मान तो समान है, कितना है, 5 एम्पियर, लेकिन इनकी आवृत्ति का मान क्या है, अलग अलग। तो क्या, अलग अलग आवृत्ति की समान विद्युत धारा का जब हम मापन करेंगे तो इस मापन में किस, इन सब विद्युत धारा का मापन किसकी सहायता से करेंगे, ईएमएमसी की सहायता से करेंगे। तो ये जो 150 आवृत्ति की जो विद्युत धारा है ना, इसका मान क्या बताएगा, ये कम बताएगा, इसका मान क्या करेगा, ये कम मापेगा। क्यों कम मापेगा, क्योंकि इसकी आवृत्ति क्या है, ज्यादा है। और जब आवृत्ति ज्यादा होगी तो बताइए एक्सएल बराबर क्या होता है, 2 पाई एफ इंटू क्या होता है, एल। और जब एक्सएल, एफ का मान भी ज्यादा है और कुंडली का इंडक्टेंस भी ज्यादा है
तो बताइए इसके अंदर प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल का मान क्या होगा, ज्यादा। मतलब ये जो मूविंग कॉइल है, इस मूविंग कॉइल के अंदर प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा तो उसके अंदर से पूरी की पूरी धारा इस मीटर के अंदर से प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया। प्रतिरोध बढ़ गया तो पूरी धारा इसके अंदर से गुजरेगी नहीं, और जब तक पूरी धारा गुजरेगी नहीं तो इसके अंदर धारा का मान क्या आएगा, कम आएगा। तो पीएमएमसी के अंदर अलग अलग आवर्ती की समान मान की विद्युत धारा मापन करने पर हमको क्या होती है, अलग अलग रीडिंग प्राप्त होती है। तो ये जो आवर्ती के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे हम कहते हैं आवर्ती त्रुटि। क्या कहते हैं उसे हम, आवर्ती त्रुटि। इस कारण क्या करते हैं हम, इस ये जो ईएमएमसी है इसके उपयोग हम ज्यादा आवर्ती की विद्युत धारा के मापन में नहीं करते, क्योंकि आवर्ती का मान जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इसके अंदर त्रुटि होगी। तो ईएमएमसी एमीटर का उपयोग ज्यादा आवर्ती मान की विद्युत धारा के मापन में नहीं किया जाता है। याद रह जाएगा। तो ये समझ में आई कि अलग अलग आवर्ती की विद्युत धारा का मापन करने पर इसके अंदर त्रुटि क्यों होती है। तो ईएमएमसी की सहायता से एसी विद्युत धारा का मापन करने पर उसकी आवर्ती के कारण क्या होता है, विद्युत धारा के मापन में क्या हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न होती है, जिसे हम आवर्ती त्रुटि कहते हैं। क्या, जिसे जिसे आवर्ती त्रुटि, जिसे आवर्ती त्रुटि कहते हैं। तो चीजें क्लियर हुई आपकी कि इसके अंदर आवर्ती त्रुटि है वो किस कारण से उत्पन्न होती है, क्योंकि आवर्ती के कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ जाता है, जिससे उसके अंदर से पूरी की पूरी धारा प्रवेश नहीं कर पाती। तो आपसे लिखोगे क्या, ईएमएमसी की सहायता से, ईएमएमसी की सहायता से उच्च आवर्ती की, क्या, उच्च आवर्ती की विद्युत धारा का, उच्च आवर्ती की विद्युत धारा का मापन नहीं कर सकते, विद्युत धारा का मापन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ईएमएमसी की सहायता से हम उच्च आवर्ती की विद्युत धारा का मापन नहीं कर सकते। कितनी आवृत्ति तक की विद्युत धारा का मापन कर सकते हैं, तो ईएमएमसी, ईएमएमसी की सहायता से, क्या, ईएमएमसी की सहायता से 125 हर्ट्ज तक की, 125 हर्ट्ज तक की आवृत्ति का मापन किया जा सकता है, आवृत्ति का मापन कर सकते हैं। कितने हर्ट्ज तक की, तो 125 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति है उसका मापन हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, ईएमएमसी की सहायता से कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका ईएमएमसी एमीटर। चीजें समझ में आई। दो कुंडली, एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉइल, फिक्स्ड कॉइल को हम दो भागों में डिवाइड करके इस चल कुंडली के दोनों तरफ स्थापित करते हैं। चीजें क्लियर। फिक्स्ड कॉइल के अंदर फेरों की संख्या कम, मोटे तार से बनाते हैं, जिससे प्रतिरोध और इंडक्टेंस का मान कम होता है। चल कुंडली को हम पतले तार और ज्यादा फेरो वाली बनाते हैं, जिसके कारण इंडक्टेंस और प्रतिरोध का मान ज्यादा करते हैं। अब ईएमएमसी को हम जब डीसी विद्युत धारा का मापन करने में प्रयोग कर रहे हैं तब तो इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि आवर्ती का मान क्या होता है, 0। लेकिन जब हम ईएमएमसी को एसी विद्युत धारा मापन में उपयोग करते हैं तो इसकी आवर्ती का मान ज्यादा होने के कारण ये कम विद्युत धारा मापता है, जिसे हम क्या करते हैं, आवर्ती त्रुटि कहते हैं। अब ईएमएमसी के अंदर उच्च आवृत्ति की विद्युत धारा का हम मापन नहीं कर सकते, क्योंकि ये विद्युत धारा आवृत्ति का मान ज्यादा होने से विद्युत धारा का हमको सही मापन नहीं करता। कितनी आवृत्ति तक की, तो 125 हर्ट्ज तक की आवृत्ति का इसके अंदर मापन कर सकते हैं। अब बात आती है कि ईएमएमसी एमीटर के अंदर कंट्रोलिंग टॉर्क और जो डैम्पिंग टॉर्क है उसकी कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको लिखवाया कि ईएमएमसी एमीटर के अंदर स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करते हैं, और दूसरा कौन सी, वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली का उपयोग भी हम ईएमएमसी के अंदर ही करते हैं। तो चाहे वो आपका ईएमएमसी एमीटर हो, चाहे आपका ईएमएमसी वोल्ट मीटर हो, चाहे आपका ईएमएमसी क्या हो, वाट मीटर हो, चाहे आपका ईएमएमसी वाट मीटर, ईएमएमसी वोल्ट मीटर, ईएमएमसी एमीटर, इन तीनों के अंदर ही जो नियंत्रक टॉर्क है उसको उत्पन्न करने के लिए हम स्प्रिंग नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करेंगे, और डैम्पिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हम वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली का उपयोग करेंगे। इसका आपको याद रखना है कि ईएमएमसी एमीटर के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मान विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती है। इसके कारण ईएमएमसी एमीटर का जो पैमाना होता है वो भी क्या होता है, असमरूप होता है।
चीजें याद रहेगी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। देखिए ये कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क मैंने आपको पहले लिखवा दिया, इसको बार बार के लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने देखा ईएमएमसी एमीटर। अब यदि आपसे पूछ ले कि ईएमएमसी एमीटर की यदि हम माप सीमा बढ़ाना चाहते हैं, तो जैसे हम पीएमएमसी एमीटर की माप सीमा बढ़ाई थी, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, ईएमएमसी जो एमीटर है उसकी माप सीमा भी बढ़ा सकते हैं। अर्थात एमीटर की माप सीमा बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जो एमीटर की कुंडली है उसके समांतर क्रम में एक निम्न मान का शंट प्रतिरोध क्या कर देंगे, संयोजित कर देंगे। उस शंट प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने आपको पीएमएमसी के अंदर लिखवा दिया था कि आरएसएच बराबर आर एम बटे क्या होता है, एम माइनस वन होता है। तो वही चीजें यहाँ पर लगेगी। तो इन चीजों को हम बार बार के में नहीं पढ़ने हैं। आपको पता चल गया कि एमीटर की माप सीमा बढ़ानी है, तो हम एमीटर के समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ देंगे, जिसे हम शंट प्रतिरोध जोड़ेंगे। शंट प्रतिरोध को हम मैग्नीन धातु से बनाते हैं। तो ये चीजें आपने पहले पढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये चीजें आपका ईएमएमसी एमीटर है वो आज आपका समाप्त होता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, ईएमएमसी वोल्ट मीटर, ईएमएमसी वाट मीटर और ईएमएमसी पावर फैक्टर मीटर। अभी तो इसका हम 3 मीटरों के रूप में और उपयोग देखेंगे। तो ये हम 3 मीटर को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।